अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज 10 फरवरी 2025 थी, वो दिन जो पिछले कई दिनों से ज़ेरे बहस था, क्योंकि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मुतनाज़ तरीन जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस की मंजूरी दी गई सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए, और उसके अलावा एक जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भी इस वक्त में एडजस्ट किया गया। आज के दिन में वकला के एहतजाज से लेके जुडिशल कमीशन में जजेस मंजूरी और गर्मा गर्मी तक बात कैसे पहुंची, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या खान अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान तल्ख कलामी क्यों हुई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लाने के पीछे क्या कहानी है, मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके सामने तमाम तर तफसीलात आज के दिन की रखेंगे। तो वसीम, कहानी वकला के एहतजाज और रेड जोन सील करने से हुई, और बदकिस्मती से एक मरतबा फिर जुडिशल कमीशन के एक इजलास में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी पर जा ख़त्म हुई। देखिए, खासा अहम मौजू तो हमारी वीडियो का वही है कि आज के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में क्या हुआ, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ख़त लिख चुके थे। ख़त के पैराग्राफ नंबर 6 में जो खौफनाक बातें और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर जो इंकशाफात किए गए थे, तो उससे तो लग रहा था कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी स्मूथ नहीं चलेगा जैसे माजी में चलता रहा। मगर उस हिस्से पे आने की बजाय उससे पहले जो कुछ हुआ वो ज़रा हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए, ग़ालिबन जब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तनाज़ा शुरू हुआ, जब रातों रात ग़ालिबन 31 जनवरी थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा, 1 फरवरी को फिर जजेस का ट्रांसफ़र रात गए कर दिया गया, रात गए गज़ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। जी हाँ, इम्पोर्ट कर दिए गए, बल्कि आप यूँ कहिए कि मुसल्लत कर दिए गए। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद की जो तीनों बार्स थी उन्होंने 2 फरवरी को एक कन्वेंशन रखा, और वहाँ पर यह अनाउंस हुआ कि 10 फरवरी जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मार्च किया जाएगा। इसी दौरान हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस का ख़त आया, 5 जजेस ने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल की, और ना सिर्फ इनके खतूत आए बल्कि वकला एक्शन कमेटी हो, कराची बार हो, लाहौर बार हो, इस्लामाबाद की तीनों बार्स हों, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया, मुतालबा किया गया कि आप ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर करें। नहीं किया गया, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात अली ज़फ़र, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया, और वकला वो कहते थे कि ये इजलास ना हो, मौखर किया जाए, असूली मौक़िफ़ था। दूसरी जानिब एग्जेक्टिव थी जो चाहती थी कि कोर्ट पैकिंग हो, और उनके साथ खड़ी जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के भी किरदार का थोड़ा सा जिक्र कि पाकिस्तान बार ने गुज़िश्ता रात एक एलामिया जारी करके कहा कि कुछ वकला के जो अनासिर हैं वो चाहते हैं कि निज़ाम सीधे तरीके से ना चले, और वो इसलिए इस किस्म की जो है वो एलामिया सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया था, या उन मुश्तरका बार्स का एलामिया कहाँ से आया? तो वो मजबूर थे, उन्हें जारी करवाया गया। ये मजबूरी की कहानी आगे भी चलकर बताएंगे कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कितने मजबूर हैं, और उन्होंने अपनी इस मजबूरी, बेबसी, लाचारी का इजहार कहाँ से किया। तो खैर, एग्जेक्टिव चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये इजलास हो। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हर सूरत, क्योंकि ये हम माजी में भी बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से पहले 26वीं आईनी तरमीम से पहले जिन खुफिया बंद कमरों में मुलाकातें करते रहे, तो वहाँ उन्हें एक ही टास्क दिया गया था जिसके नतीजे में उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। वो टास्क ये था कि आप 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसका उन्होंने बड़ा भरपूर अंदाज से उसको प्रोटेक्शन दी। यहाँ के आईन और कानून की भी मुतादिद मौक़ों पर खिलाफ वर्जी हुई। इजलास हुआ, जब इजलास हो रहा था तो उससे कबल गुज़श्ता रात से ही आप देखिए कि वफाकी हुकूमत जो कि फार्म 47 की पैदावार है, अभी 8 फरवरी गुजरा है जब अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था, तो वो इतनी खौफजदा थी कि रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील। हालांकि वकला ने सिर्फ एक अपनी पुरअमन रैली करके बहुत होता 1 घंटे में वापस चला जाना था, लेकिन इस्लामाबाद की रेड जोन को ऐसे बंद किया गया जैसे खुदा न ख्वास्ता किसी दहशतगर्दी के हमले का कोई ख़तरा हो या खदशा हो। अल्लाह ना करे इस मुल्क में दहशतगर्दी, हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके जो जवान हैं वो आए रोज़ दहशतगर्दी के इस नासूर से लड़ते हुए शहीद होते हैं। मगर ये जो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब है ना हमारे, मुझे इसमें कोई बाइद नहीं, मैं ये कहने में आर महसूस नहीं करता कि दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकथाम के लिए उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई फोकस नहीं है। उनको और भी टास्क हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, वो कभी चेयरमैन PCB बन जाते हैं, कभी मतलब मल्टीटास्किंग है ना वो माशाल्लाह से। तो खैर,
वकला का एहतजाज हुआ। अब वकला 3 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज कर रहा था, कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। ज्यादातर जो वकला, नौजवान वकला जो थे, उसमें बड़े नाम थे। रबिया बाजवा साहबा लाहौर से थी, उसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे कराची से, मुनीर मलिक साहब थे, हामिद खान साहब थे, अबद जुबैरी साहब थे, उसके अलावा रियासत अली आज़ाद एक बड़ा नाम था, उसके अलावा भी वकला रहनुमा मौजूद थे। तो खैर इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी सूरत रेड जोन में दाखिल हों, लेकिन रेड जोन में तो आज, बल्कि आप यूं कहिए कि रेड जोन आज बंदूकों के साए में। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आई विटनेस अकाउंट शेयर कर देती हूँ। जिस वक्त 11 बजे की बात के टाइम था, मैं कुछ और जो है वो ड्यूटी की वजह से लेट थी, तो जब रेड जोन में दाखिले के लिए जो मार्गला रोड पे वाहिद रास्ता रखा गया था, वो मेरी गाड़ी से आगे एक जो गाड़ी में थे वो वकील थे, यूनिफॉर्म में थे, और वो उनकी गाड़ी जा रही थी। पुलिस वाले ने रोक के पूछा चौकी पर, और उनसे पूछा गया आप वकील हैं? तो जाहिर है वो यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने कहा गाड़ी मोड़े। और हर बंदे को, यहाँ तक कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक सदर है उनसे भी, क्योंकि उन्होंने ना जो ड्रेस पैंट पहन रखी थी वो काले रंग की थी, तो उनको भी रोक के पूछा गया कि आप वकील तो नहीं है, क्योंकि आपने काले रंग का कोई कपड़ा जेब तन कर रखा है। तो ये आज किया गया रेड जोन एंट्री में, और वकला को पूरी तरह से रोका गया बाहर। ना सिर्फ वकला, देखिए ना सिर्फ वकला, हम जिस जगह पे मौजूद हैं, मैं रोज यहाँ से, हमारा सुप्रीम कोर्ट आना जाना है, हार्डली 10 मिनट की ड्राइव है। मैं आज लिटरली 2 घंटों में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ इस वजह से कि कई कुछ वकला इस 26वीं तरमीम के तहत कायम निजाम के खिलाफ चंद नारे ना लगा लें, कुछ मुतालबात ना कर लें, वहां पहुंच ना जाएं। 26वीं तरमीम के बेनिफिशरीज को खौफ था। हाँ। आप ये देखिए कि जस्टिस जमाल मंदोखेल आईनी बेंच में बैठकर आज कह रहे थे कि सलमान अकरम राजा क्यों नहीं पहुंचे। वो आधा घंटा पहले निकल पड़ते, उन्हें पता था रास्तों की बंदिश है तो वो यहाँ पहुंच जाते। जस्टिस जमाल मंदोखेल इज्जत माब हजूरे वाला, अगर जजेस कॉलोनी में ना रहते, अगर वो प्रोटोकॉल में सफर ना करते, तो इस तरह की सिचुएशन में आज के रोज वो आधा घंटा क्या 2.5 घंटे भी पहले निकलते, वो मुझे सुप्रीम कोर्ट पहुंच के दिखाते। बिल्कुल, बजाय इसके कि जैम पैक था। जी हाँ, बजाय इसके कि आईनी मामला है रास्तों की बंदिश का, उसके ऊपर सवालात उठाएं। वो बड़ी खूबसूरती से अपनी सीवी जो है वो आईनी बेंच के अगले सरबराह के तौर पर पेश कर रहे हैं। बहरहाल वसीम, वकला ने एहतजाज किया और रजिस्टर्ड हुआ, और वो रजिस्टर्ड एहतजाज हुआ, और उसने इतना खौफ फैलाया कि ये तमाम एहतमामात किए गए जो हमने आपके सामने रखे। इससे आगे फिर वकला का एहतजाज था। वकला ने, जाहिर है कि एक बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि बस वकला ने एहतजाज किया फिर क्या हुआ, भाग गए। भाई वकला अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां रखते हैं। आप, मैं, हम सारे उनके साइलीन हैं जिनके मुकदमात वो लेकर अदालतों में जाते हैं, तो वो अपना काम को नहीं रोक सकते। उन्होंने एक कंसिडरेबल टाइम में एक अच्छा एहतजाज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 26वीं तरमीम का मुकदमा होगा हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज को मौखर करके वो दिन में जब इजलास हर सूरत बाय हुक और बाय क्रूक शुरू हो गया था, तो वो एहतजाज ख़त्म कर गया। अब मेरे ख्याल में हम उस अपने मौजू की जाने बढ़ते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हुआ क्या, हाँ, वो डिस्कस करके फिर कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी है वो भी शेयर करते हैं, और फिर हम आखिर में आ जाते हैं कि जो नाम तय हुए हैं, हाँ, ये जजेस, इनके बारे में अमूमी तासुर क्या है, बिल्कुल, तो वो भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जब 2-2:15 बजे शुरू होता है, तो उसके बाद अचानक से खबर आती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर चुके हैं, इजलास का बाइकआउट किया उन्होंने। थोड़ी देर बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान थे जुडिशल कमीशन में, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनकी जानिब से भी कहा गया कि हमने भी उन जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए इजलास का बाइकआउट किया है। तो इस टाइम स्पैन में अब ये तो नहीं हुआ होगा ना कि स्मूथली इन जजेस ने जाकर कहा होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाके कहा होगा कि हजूर ये मेरा एतराज़ है, आप इसे देख लीजिए। उन्होंने जैसे याहिया अफरीदी ने कहा होगा कि नहीं मैंने नहीं देखना, या उन्होंने कहा होगा कि वोटिंग करा लेते हैं। ब्रूट मेजॉरिटी तो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास थी ना, फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत उन्होंने वही ब्रूट मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन में याहिया अफरीदी साहब को भी दी। तो जो भी कोई आईनी और कानूनी मसला हो, आइन की तशरीह भी हो, तो वो कहते हैं कि देखिए ज़रा हम ना वो कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। और वहाँ पर वो पूरी एक एग्जेक्टिव की चेन बैठी होती है, गुमाश्ते बैठे होते हैं, और वो वहाँ वोटिंग में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का साथ देते हैं, और जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल कर लिए जाते हैं। लेकिन इस टाइम स्पैन में मुझे नहीं लगता कि बड़ा कोई पुरसकून अंदाज हुआ होगा। जितनी तलखी बाहर भी थी, जितनी तलखी अदालत के अंदर भी है। हुआ क्या? आपको बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ एक ख़त नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतअद्दिद मौक़ों पर ख़त लिखे हैं, अपनी राय का इजहार किया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर, आपको पता है, हाल ही में छुट्टियां गुजार कर वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहानी और लड़ाई उससे भी जाकर लिंक होती है। एतराज़ था, इन जजेस ने ख़त लिखा, आपने भी बताया कि जो ख़त लिखा था 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसके पैरा नंबर 6 में उन्होंने चीफ जस्टिस से वाज़े तौर पर पूछा था कि आप बताएं किसके मफादात के लिए अदलिया का इतना तमस्खर उड़वा रहे हैं और कौन से एजेंडे के तहत आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा कि हमारे सवाल
खुद ही अपना जवाब देते हैं, तो जाहिर है कि आज भी उन्होंने अपने खत के ऊपर रिलाई किया, जिसको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कंफर्म भी किया। उन्होंने कहा कि जजेस ने खत भी लिखा हुआ था और हमने उनका साथ दिया। और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ज़राए ये दावा करते हैं कि जब उन्होंने अपने एतराज़ात बता दिए तो उनका बेसिक मुद्दा तो खत लिखने का यही था कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर कर दें। अब जब वो इजलास मौखिर नहीं हुआ और जस्टिस याया आफरीदी वो इजलास करने पर बज़िद थे, तो पहले दिमाग में सवाल आता है कि जस्टिस याया आफरीदी ने क्या कहकर उनके एतराज़ात को मुस्तरद किया होगा। तो जस्टिस याया आफरीदी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़राए दावा कर रहे हैं कि जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ात, जब उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन को के तहत अभी जज ना लगाए, अभी 26वीं आईनी तरमीम की हियत तय होनी है, जुडिशल साइड पर आपने फुल कोर्ट बनाना है, आप नए जजेस लाकर फुल कोर्ट ना बनाएं, आप पिछले जजेस पर फुल कोर्ट बनाएंगे। तो ये सारी बातें जब वहाँ पर डिस्कस हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो बात थी वो जस्टिस याया आफरीदी मानने पर तैयार नहीं थे, इजलास मौखिर नहीं कर रहे थे। तो उसकी वजह चीफ जस्टिस ज़राए के मुताबिक ये देते हैं कि वो उन्होंने बाकायदा इन जजेस को मुखातिब करके कहा कि आप लोगों की तो छुट्टियां ही ख़त्म नहीं होती, आप लोग तो हर दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट चलानी है, तो मैं तो नए जजेस लेकर आऊँगा और मैं तो उसके लिए इजलास करूँगा। छुट्टियों का ताना एक और शख्स भी देता था। जी, मैंने आपको कहा ये उनके जानिशीन है, यानी 2.0। काजी फायज ईसा भी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जब जजेस में आपस में किसी मामले पर तलखी होती थी तो वो ये भी ताना देते थे कि वो जो लाहौरी जजेस हैं वो तो जुमेरात के रोज़, गालबन जुमे के रोज़ ही चले जाते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन के बारे में उन्होंने ख़त में भी ये सारी बातें की थी। तो यानी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अब काजी फायज ईसा के नक्शे कदम पर चलते हुए, जब उनके पास कोई ठोस सब्सटेंस नहीं था, ये जो सहूलतकारी वो एग्जेक्टिव की कर रहे थे कोर्ट पैकिंग उस में, कहानी पर भी वसीम हम आते तो हैं। उस पर फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि आप छुट्टियां करते हैं, हाँ। लिहाजा मेरे पास जजेस चाहिए और मैंने जज तो लगाने हैं और इस वजह से मैं लेके आऊंगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने बाकायदा आईने पाकिस्तान हाथ में पकड़कर दिखाकर इन जो अपने माजी के दोस्त हैं जस्टिस याया खान आफरीदी, जो उनकी जगह चीफ जस्टिस बने बैठे, उनको याद दिलाया कि ये आईने पाकिस्तान है और ये आईने पाकिस्तान हमें पाबंद करता है कि हम इसके मुताबिक काम करें और इसके किसी और की मंशा के मुताबिक, किसी और की मंशा और एजेंडे के मुताबिक काम ना करें। मतलब यही है, क्योंकि उन्होंने खत के अंदर तो क्लियरली लिखा ना कि आप किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। फिर इन जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले पर भी एतराज था, लेकिन उनके किसी भी एतराज को नहीं माना गया। इनफैक्ट ये भी दावा किया जाता है कि कुछ टूट फूट थी, लेकिन अभी क्योंकि वो इंटरनल कार्रवाई थी उसके बारे में बात करते हुए ऑन ओथ हर बंदा ही थोड़ा सा मोहतात है, लेकिन ये बाकायदा जजेस के दरमियान गर्मा गर्मी नहीं, तल्ख कलामी हुई। और वो तल्ख कलामी इस तरह हुई कि जजेस को वहां पर एक कोई बीच बचाव नहीं करवाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल अपना मसालती किरदार उन्होंने अदा किया, उन्होंने आकर रोका जजेस को, उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों इस तरह। मतलब बात यहाँ तक आ गई थी कि एक जज साहब को हमने भी कमेटी रूम देख रखा है, जो ऑडियंस है उन्होंने भी देख रखा होगा, मुख्तलिफ जो प्रेस रिलीज आती है उनके अंदर भी उसकी तस्वीर होती है, वो काफ़ी बड़ा है, उस पर उठकर एक जज साहब को अपनी निशिस्त से उन जजेस को आकर रोकना पड़ा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ इनफ गर्मा गर्मी थी और उस गर्मा गर्मी के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास से वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि जब आप हमारे असूली मौक़िफ़ पर नहीं मान रहे तो हम भी नहीं रुकेंगे। और यही हुआ। इसके बाद जो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने भी अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक मौक़िफ़ है, हमने तो दरख्वास्तें तक दायर कर रखी हैं, तो हम भी इस इजलास में शरीक नहीं हो सकते। और वो भी वॉकआउट करके आगे थे, आपसे हमसे बात की उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि खबर आती है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करने की मंजूरी दे दी है और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को नहीं लगाया और गया। वो मामला, क्योंकि वहाँ पे भी इतलात ये हैं कि कोई गालबन मरियम नवाज की ख्वाहिश थी, हमारा पहले भी इस मामले पे बहस हो चुकी है कि आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट लाई जाएंगी या नहीं लाई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे पास कोई खबर नहीं है इस सिलसिले की कड़ी भी, जो अचानक लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज नहीं लाया गया, तो इस सिलसिले की कड़ी भी कहीं वही ना मिलेगी कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो आलिया नीलम साहिबा को यहाँ लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त सर्व कर रही हैं, उन जैसी गोरे नायाब जो हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। जस्टिस आलिया नीलम के नाम पे आज गौर नहीं था, आपकी इतलात के लिए गौर था 2 नामों पर, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम पर गौर था। और उसके पीछे भी आपको पता थपकी देकर कौन आया है जस्टिस अली बाकर नजफी को कि आप जज लग जाएंगे, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उन दोनों के नामों पर इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सका कि जुडिशल कमीशन में जस्टिस याया आफरीदी ने
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अलावा इन दोनों जज साहिबान के हक में वोट नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पर मेजॉरिटी क्रिएट नहीं हुई, मामले को डेफर किया गया। मेजॉरिटी क्रिएट नहीं हुई, यानी अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं कर रहे तो इनसे सीनियर नामों पे आ जाएंगे, या वो आलिया नीलम साहिबा को, आलिया नीलम या इन दोनों के ही नाम पर गौर था। लेकिन आपको याद होगा कि जब पहले भी इन लोगों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाने की बात हुई थी तो जस्टिस याहिया अफरीदी उस वक्त भी जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने इख्तलाफ किया था। यानी आप कह रही हैं कि आमिर फारूक साहब के हक में वोट दिया है, और खबर ये है कि नहीं, उससे पहले कौन से नाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में बात कर लेते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़। ये 6 नाम हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। और फिर एक सरप्राइज आया मरियम हमारे लिए आज भी कि मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, उनको सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज लगा दिया गया है। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस की दौड़ में रहे और ना ही सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज लगे। भाई वो नंबर 1 उनको ना सुप्रीम कोर्ट लाने के कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि एक तो वो इमरान खान के जो चलते हुए मुकदमात हैं उनको बेवकूफ़ कर रहे थे, तो उनको किसी भी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुरी तौर पर हटाना था। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज इसलिए नहीं लगाना था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो जज लगाए गए हैं ना, इनके बारे में इतलात हैं कम से कम इन 6 जजेस में से कि वो 5 तो 26वीं तरमीम के खिलाफ एक अपना असूली मौक़िफ़ इंडिविजुअली रखते हैं। वो आपका मौक़िफ़ ज़रूर है, मुझे सिर्फ एक बात उससे पहले मुस्तकिल इसलिए नहीं लगाया गया कि वो कहीं मेजॉरिटी जो ब्रूट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना फुल कोर्ट के जरिए, फिर इनसे पूछा गया होगा ये राजी हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज के तौर पर काम करने के लिए? हमारी ही खबर है वसीम, हम इससे मुतालिक इससे पहले बात कर चुके हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आप इसी प्लेटफॉर्म पर बता चुके हैं। मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कहा था कि उनके खानदानी ज़राए दावा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, एक्टिंग जज हैं। बहरहाल देखते हैं ये मामला क्या रुख अख्तियार करता है। अभी आपने बताया, चलें बाकी 5 नाम जो हैं, मियां गुल हसन भी नॉमिनी थे याहिया अफरीदी साहब के एक्टिंग जज के लिए, बाकी जजेस के नाम पर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वोट किया। लेकिन आमिर फारूक साहब के मामले में भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वोट किया। आमिर फारूक साहब के मामले में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आज इजलास के अंदर हैपनिंग ये हो गई कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जो बार के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन, वो आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने के खिलाफ खड़े हो गए। ऑलरेडी 4 मेंबर्स वॉकआउट कर चुके थे, 4 के बाद बचे 9 मेंबर्स। 9 में से अब पूरे की मेजॉरिटी देखनी है ना, जो भी है 13 में से 7 की मेजॉरिटी देखी जाएगी। अब वहां पर मसला ये हो गया कि 4 पहले बाइकआउट कर गए, 9 में से 2 ने, और फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अख्तर हुसैन ने सीनियरिटी का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आपने जस्टिस सरफराज डोगर को लाकर लगा दिए, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को वहीं पर रहने दें। अब जब ये मामला उठ गया तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का वोट डिसाइसिव था। आपको पता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तो वोट ही हुकूमत के साथ करना होता है, वो तो है ही हुकूमती साइड पर। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के वोट से वो 7 की मेजॉरिटी अक्सरियत क्रिएट होनी थी। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एंटरटेन करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए, जिस पर वो माजी में बड़े खफा थे, अपना वोट उनके पलड़े में डाल दिया। और यूं 7 से 6 के वोट के तनासुब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की वो बचपन की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट आ गया। इंटरेस्टिंग वैसे इसलिए है कि मैं आपको ना एक जुम्मे के रोज़ की कहानी बताता हूँ आमिर फारूक साहब की। और मैं भी सोच रहा था कि आखिर क्या मजबूरी हुई होगी कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और बार के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो स्टैंड ले सकते हैं किसी एक मुद्दे पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी इस कशमकश पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत करदा जजेस पर, इम्पोर्टेड जजेस पर, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि बेंच के अदलिया के सरबराह हैं, जब वो ओथ लेते हैं तो हमारी खबर थी कि वो पहले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ खड़ा होने का दावा करते हैं। तो फिर मजबूरी क्या थी? अभी हाल ही में हमसे मुलाकात में भी दावा किया था। जी हाँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जुम्मे के रोज़ हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं एहसन वाहिद, हम न्यूज़ से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। ये खबर पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी, तो उनकी इजाज़त से ये हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम जज की जो एहसन वाहिद साहब हैं उनसे हुई है मुलाकात। ओके। उस मुलाकात में जब सहाफ़ी की तो कोशिश होती है कि जब इतने क्रूशल वक्त में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज पब्लिक डोमेन में ही आपको कहीं वो मुयस्सर आ जाए, तो पब्लिक लिए इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, तो आप सवालों जवाब करते हैं तो कोई खबर मिल जाए सारे मामले में। तो उन अहम तरीन जज साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कोर्ट एंड कोर्ट में बता रहा हूँ
کہا کہ وہ تو سرنڈر کر چکے ہیں. جب نام لیا گیا نا چیف جسٹس یحییٰ چیف آفریدی جسٹس پاکستان سرنڈر کر چکے ہیں, پہلا لائن یہ تھی. پھر یہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک خبر تو ہم نے بھی دی تھی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتے رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز سے. تو ان جج صاحب کا کہنا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر نہیں ہوگا, مجھ پر انحصار کریں, مجھ پر آپ اعتماد رکھیں, میں ایسا نہیں ہونے یعنی دوں گا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہ چیف جسٹس پر آپ اعتبار کریں, میں کسی جج کو امپورٹ ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آنے دوں گا. یہی بات ہے. جی ہاں یہی بات. پھر وہ ایسن نے پوچھا کہ اب تو وہ ٹرانسفر بھی ہو چکا اور یہ سارے معاملات ہو چکے, تو جس پر وہ جج صاحب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں, یعنی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں میں مجبور ہوں, وہ نہیں مان رہے, ٹرانسفر ہو گیا ہے. وہ نہیں مان رہے ٹرانسفر اور اس وجہ سے ٹرانسفر ہو گیا, یعنی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بات نہیں سنی گئی اور یہ ان کی مجبوری ہے. تو اس خبر کو میری اس خبر سے لنک کر کے دیکھیں, 26ویں ترمیم اور ایگزیکٹو کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا یحییٰ آفریدی کو, یہ ان کی تعیناتی سے قبل بند کمرہ ملاقات کا احوال تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے جو بند کمرہ میٹنگ تھی اس میں آج تک کسی کو یہ شرم تک نہیں آئی, کسی کو یہ کہ وہ ایٹ لیسٹ منٹس آف میٹنگ ہی پبلک کر دے کہ وجوہات کیا تھیں کہ آپ نے 2 لوگوں کو سپرسیڈ کر کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لگایا. تو بہرحال یہ اب تک کی کہانی تھی. اب جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں, اشتیاق ابراہیم صاحب ہوں, شکیل احمد صاحب ہوں, شفیع صدیقی صاحب ہوں, صلاح الدین ہوں, ہاشم کاکڑ ہوں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں ہماری مختلف وکلا سے بات ہوئی, جو کراچی کے کچھ جید وکلا ہیں, لاہور کے ہیں, اس کے علاوہ پشاور کے ہیں. وسیم, میرے لیے بھی تھوڑا حیران کن ہے, لیکن ان وکلا کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کو آپ ایک طرف کر دیں کیونکہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر ہمیں پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اور مجھے بھی سب کو معلوم ہے. اور جسٹس ہاشم کاکڑ کے بارے میں بھی ہم کچھ زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہتے ہیں بلوچستان کے وکلا کہ وہ ایک اچھے انڈیپینڈنٹ جج بلوچستان میں تھے. اب یہاں پر آ کر اگر ان کو قاضی فائزی بھی بلوچستان میں انڈیپینڈنٹ تھے, وہ بلوچستان میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. جسٹس جمال مندوخیل بھی بلوچستان میں جمال مندوخیل نے بہت جگہوں پر ایک الگ سٹینڈ لیا جب جسٹس نعیم اختر اخوان بھی بلوچستان ہائی کورٹ میں انڈیپینڈنٹ, یہاں تک کہ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ میں انڈیپینڈنٹ تھی. لیکن یہی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ پشاور ہائی کورٹ, اب ہم ہائی کورٹس کی سطح پر ہی ڈسکس کریں, ابھی سپریم کورٹ وہ نہیں آئے ہیں, جذباتی نہیں ہوں. تو ان ججز کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اپنے اپنے ہائی کورٹس کے اندر, چاہے وہ جسٹس شفیع صدیقی ہے, چاہے وہ جسٹس صلاح الدین پور ہے, چاہے وہ جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے, چاہے وہ جسٹس شکیل احمد ہے, چاہے وہ جسٹس ہاشم کاکڑ ہے, اپنی اپنی ہائی کورٹس میں ایک سٹینڈنگ ان کی رہی ہے. 26ویں ترمیم کو لے کر ان کا ایک ویو پوائنٹ رہا ہے, اور اب سپریم کورٹ آ کر وہ بدل جائے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس شپ کس طرح ملتی ہے. اور لیکن میں کیا کروں کہ جب 4 لوگوں نے انکار کیا بیٹھنے سے, بائیکاٹ کیا, تو جوڈیشل کمیشن 9 رکنی تھا. اس 9 رکنی ہم خیال کمیشن کے ارکان کون تھے؟ 2 حکومتی ارکان, ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, ایک کا مسلم لیگ سے, ایک اسپیکر کا نمائندہ اگین حکومتی رکن, ایک بار کونسل کا نمائندہ یعنی وکلا کے اعظم تاڑا گروپ سے, وفاقی وزیر قانون یعنی کہ مسلم لیگ نون کا سیاستدان, اٹارنی جنرل یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا طاقتور. پھر آتے ہیں 26ویں ترمیم کے ہی بینیفیشری, جناب یحییٰ آفریدی, جناب امین الدین خان اور جناب مندوخیل. جب یہ بیٹھ کر 26ویں ترمیم کے تحت ہی کوئی جج لگائیں گے تو پھر میں انہیں پی سی او کا جج کہوں گا یا پھر انہیں آزاد جج کہوں گا, کیا کہوں گا؟ مجھے جواب. ہم ان کو پی سی او کا جج ہی کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جج حلف اٹھائیں گے, میں صرف ان کے ہائی کورٹ میں میری وکلا سے بات ہوئی کہ وہ آزاد ہیں. وکلا سے کنڈکٹ تو پوچھنا ہے نا. کل کو ہم ہی کہیں گے نا ہائی کورٹ میں تھے تو اتنی باتیں کرتے تھے, اتنے فیصلے دیتے تھے, اتنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر آرڈرز دیتے تھے, اب سپریم کورٹ آئے تو موقف بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اسی نظام کے بینیفیشری بن گئے. تو یہ تھوڑا سا تو بریدنگ سپیس دینی ہے نا. جیسے آپ کو جیسے یحییٰ آفریدی نے کہا تھا میرے ججز کو سانس لینے دیں, لیکن ہم نے تو لینے دی, انہوں نے خود نہیں لینے دی. لیکن بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جج بن چکے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے سرپرائز تھا. لیکن جس حد تک انہوں نے 6 ججز کے خط میں ساتھ نہ دے کے, اور ابھی حال ہی میں جو 5 ججز کا خط ہے اس میں بھی ساتھ نہ دے کر, اب جو اپنے لیے ایک ویکینسی کے لیے اپنے آپ کو فٹ ثابت کیا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا ہے, چاہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے پیٹ میں چھرا گھونپا تھا جب وہ قاضی فائز عیسیٰ سے ملنے گئے تھے, حالانکہ
وہ پہلے جب اپنے چیف جسٹس کو مداخلت خفیہ ایجنسیوں کی اس پہ خط لکھتے رہے تھے تو سگنیٹری تھے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، لیکن دا مومنٹ وہ یحییٰ آفریدی صاحب کے جو جانشین تھے قاضی فیضی صاحب ان کے پاس گئے تو 6 ججز نے کہا کہ ہمیں مداخلت کا سامنا ہے، تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کون سی مداخلت، مجھے تو آج تک کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے اگلے انہوں نے کہا کہ مجھے مداخلت کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا، اگر ہوگا تو میرے پاس بہت سے راستے ہیں، میں اسے ٹیکل کر لوں، میرے پاس بہت سے راستے ہیں، میں صدر مملکت سے اپنی سفارش کروا کے سپریم کورٹ تک جاؤں گا۔ لیکن وہیں وہ ایک شاندار جج ضرور ہیں۔ میرے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ میں رہے، نہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج لگے، آپ ایک عارضی جج ہیں، آپ ایک ایکٹنگ جج ہیں، اور آپ صدر مملکت کے اوپر منحصر ہیں، ان کے رحم و کرم پہ وہ جب چاہے آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی خار میں ہی ہم اس کو کہیں گے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹایا گیا، ایسا صدر زرداری نے کیا، وجہ بتائے گئے ٹیکسیشن کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پینڈنگ ہے، لیکن صدر زرداری نے ابھی کرنا ہے، وسیم نومینی وہ یحییٰ آفریدی صاحب کے تھے۔ ایگزیکٹلی، جو ٹیکسیشن کے کیسز ہیں ان سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ آپ ایک اور جج کو لے کر آ رہے ہیں، ایڈیشنل جج کو، وہ ٹیکس کا ہی میٹر تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے بیٹھ کے توہین عدالت کی تھی۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ وہ ٹیکس کے میٹر سننے کے لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو آئینی جج بھی بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا، یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی مثال بنتی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔